हेलो दोस्तों, मैं यहां पर लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक गेट का एग्जाम दिया है या फिर देने की प्लानिंग ही क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास आज एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकला है फ्रॉम एनपीसीआईएल फॉर सम नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द डिफरेंट स्ट्रीम्स। ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि यहां पर सिविल मैकेनिकल वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज अनाउंस की है और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही यहां पर शुरू हो रहा है। तो चलिए इस पर्टिकुलर नोटिस के बारे में थोड़ी और डिटेल में बातें करते हैं। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है और अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहली बात आ जाती है ये जो वैकेंसीज है ये फिल करना है उन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने गेट 2020, 21 या 22 का एग्जाम दिया हो और अच्छा यहां पर गेट स्कोर किया हो। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी ब्रेकअप दिया हुआ है। कुछ वैकेंसीज करंट वैकेंसीज है और कुछ यहां पर बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अगर मैं डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज भी यहां पर डिवाइड करता हूं तो वो भी यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए अगर मैकेनिकल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 87 है, केमिकल वालों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 49 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 31, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 13 और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 12। वहीं इसके अलावा सिविल वालों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 निकल कर आई हैं। टोटल वैकेंसीज अलग अलग ब्रांचेस में अगर हम चेक करते हैं दैट इज 225 नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हम लोग यहां पर मान सकते हैं। और अगर मजे की बात यहां पर है, अगर आप सैलरी को चेक करते हैं तो वो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। पहले एक साल के लिए तो आप यहां पर ट्रेनिंग में रहेंगे और उसमें आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है और वो स्टाइपेंड भी किसी एक पर्टिकुलर परमानेंट जॉब से कहीं अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलने वाली है। तो उन सब के बारे में चलिए थोड़ा और डिटेल में यहां पर बात करते हैं। और आगे इसी पर्टिकुलर नोटिस में यहां पर साथ में लिखा हुआ है कि कुछ डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है वो भी यहां पर लिखी हुई है। और इसी के अलावा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड है वो भी यहां पर लिखा हुआ था। खैर इसी के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहां पर तो देखिए ये लिखा हुआ है कि जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसकी डेट 13 अप्रैल से शुरू हो रही है 10 बजे सुबह से और 28 अप्रैल शाम 5 बजे तक ये विंडो ओपन रहने वाली है। मतलब करीब करीब आपके पास 15 दिन का टाइम है यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का। अब रही बात एप्लीकेशन की फीस जो है वो है 500 रुपीज स्पेशली फॉर मेल कैंडिडेट्स अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स या एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपके लिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। चलिए इसी के बाद आगे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज कि भाई बीई और बीटेक में मिनिमम आपके 60% का एग्रीगेट होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आपने अभी तक गेट का एग्जाम ना दिया हो, लेकिन अगर आपका टारगेट है किसी पर्टिकुलर पीएसयू में सिलेक्ट होना तो यहां पर छोटा सा एडवाइस आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंजीनियरिंग में कितनी भी यहां पर एंजॉय कर ले 60% का एग्रीगेट मिनिमम आप लोगों को मेंटेन करके रखना है ताकि आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब में आपको एटलीस्ट ये वाला क्राइटेरिया बाहर ना निकाल दे। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है 60% का, ये अधिकतर पीएसयूज में सेम ही रहता है। अगर आप अभी कॉलेज में है तो भाई इस क्राइटेरिया का जरूर ध्यान रखें। बाकी ऑफकोर्स फर्स्ट और सेकंड ईयर आप एंजॉय कर सकते हैं, थर्ड और फाइनल ईयर में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, बट मिनिमम 60% का क्राइटेरिया आप लोग जरूर यहां पर मेंटेन करें। और इसी के अलावा आप बी हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं या फिर 5 ईयर का आपने एमटेक जो डुअल एमटेक होता है वो भी अगर आपने किया हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा कट ऑफ क्या रहा था इस पर्टिकुलर एनपीसीआईएल का वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जो यहां पर वैकेंसीज दिखी है उसके लिए। तो मैकेनिकल अगर डिसिप्लिन लिखा है तो उसमें मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपका प्रोडक्शन में भी गेट स्कोर अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल वाले सिर्फ केमिकल से अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो अप्लाई कर सकते हो। वहीं इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट में अगर आपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं इसी के अलावा सिविल की अगर वैकेंसीज है तो उसमें सिर्फ सिविल से अगर आप लोगों ने गेट दिया हो या फिर सिविल में अगर आपने यहां पर इंजीनियरिंग की है
तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसी के अलावा आगे यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है कि भाई 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर अपर एज लिमिट है वो है 26 ईयर्स, और यहाँ पर आपको बर्थ डेट भी लिखकर दे दी है कि भाई आप 96 के बाद यहाँ पर बॉर्न हुए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, इसके अलावा अलग अलग एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज, वो यहाँ पर आप लोग आराम से डिटेल्स चेक कर सकते हो। फिर इसी के अलावा यहाँ पर साथ में आगे लिखा हुआ है कि जितनी भी आप रिलैक्सेशंस ले लो, कभी भी 56 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स शायद ये लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 56 ईयर्स वाले मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी हाँ, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो आपके लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, वो भी लिखा हुआ है। फिर आगे साथ में लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन किस तरह से होगा, उसका भी प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है। लेकिन उसके पहले लिखा है कि भाई आपका ट्रेनिंग होने वाली है, और जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की होगी। ये ट्रेनिंग के लिए आपको अभी चॉइस फिल करनी होगी कि आप कौन से रिएक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो। 2 रिएक्टर्स है, दोनों ही रिएक्टर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मजे की बात ये है कि ये तो यहाँ पर लिखा है कि इन पर्टिकुलर ब्रांचेस को यहाँ पर चॉइस है कि इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जो सिविल डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर कोई चॉइस ऑफ रिएक्टर स्ट्रीम फिल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाकी स्ट्रीम वालों को बिल्कुल कौन से रिएक्टर में वो अप्लाई करना चाहते हैं वो उनको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। इसी के अलावा फिर आगे बोल रहा है कि भाई यहां पर आप जो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहां होगी उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 225 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उनमें से 2 और 4 मैकेनिकल वाले इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी के लिए पोस्ट होने वाले हैं। तो खैर भाई, आगे ट्रेनिंग के बाद कहां आपकी पोस्टिंग होने वाली उसका भी यहां पर पूरी अच्छे से डिटेल्स दे दी गई है। तो इतनी 100% ट्रांसपेरेंसी वाले जो नोटिसेस है एडवर्टाइजमेंट से बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो सारी 100% यहां पर जो ट्रांसपेरेंसी है दिखाई है एनपीसीआईएल के इस एडवर्टाइजमेंट में। इसी के बाद फिर आगे लिखा हुआ है कि आपको कितना रुपया मिलने वाला है। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर आती है तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब पहले के 1 साल आपको जो यहां पर स्टाइपेंड मिलने वाली है वो मंथली है 55,000। इसके अलावा आपको बुक्स खरीदने की जो यहां पर अलाउंस मिलेगा वो 18,000 रुपीज मिलने वाला है, वो एक ही बार मिलेगा। और इसके अलावा जो रहना खाना है वो आपको एनपीसीआईएल ही अपनी तरफ से प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग हो जाती है तो फाइनली आपको यहां पर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे यहां पर आप फाइनली रिक्रूट होने वाले हैं। ग्रुप ए की पोस्ट है, अगर पेन मैट्रिक्स देखते हैं तो वो है 56,100 रुपीज। और इसी के अलावा डीए यहां पर होने वाला है 34%, वो भी लिख के दे दिया है। और इसके अलावा कुछ और भी यहां पर अलाउंसेस होने वाले हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले ले, एचआरए ले ले, साइट एलोकेशन अलाउंस ले ले, या फिर प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस ले ले, ये एनुअल रहेगा। खैर ये सारी चीजें यहां पर लिखकर दे दी। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एम्प्लॉय के तौर पे, वो भी यहां पर पहले से लिखकर रख दी है। दैट मीन्स की पूरी कोशिश की गई है स्टूडेंट्स को जो भी यहां पर आपको फायदे मिलने वाले हैं वो सारे पहले ही आपको लिखकर दे दिए जाए, ताकि कोई शंका की स्थिति यहां पर आप लोगों के मन में बिल्कुल भी ना रहे। बट वहीं इसी के अलावा आगे यहां पर लिख दिया गया है कि भैया लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्कुल हाँ, वो सब भी यहां पर आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। लेकिन एक बॉन्ड की बात भी है जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई जो भी यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग के बाद मिनिमम 3 साल और आगे काम करना पड़ेगा। वो भी यहां पर लिखो एटलीस्ट 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको यहां पर जो बॉन्ड का अमाउंट है दैट इज 6,78,000 पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा एनपीसीआईएल को। अच्छा, रही बात अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद क्या होने वाला है वो तो पता चल गया, लेकिन सिलेक्शन होगा कैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो भी यहां पर लिखा है कि जो सिलेक्शन है उसके लिए सबसे पहले तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। और शॉर्टलिस्टिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका गेट 2020 का स्कोर कार्ड, या फिर अगर 21 का स्कोर कार्ड है आपके पास, या फिर 22 का स्कोर कार्ड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तीनों ही स्कोर कार्ड को इक्वल वेटेज दिया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द योर गेट स्कोर। तो भाई गेट स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए यहां पर रेशियो है
वो भी दिया हुआ है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:12, इक्वल वेटेज रहने वाला है और 1:12 रेशियो में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर सिविल वालों की 33 वैकेंसीज है तो आप ये मान लो 33 × 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिसके लिए आपको या तो मैसेज किया जा सकता है या फिर ईमेल किया जा सकता है। एंड फाइनल जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। दैट मीन्स इसके पहले आपका गेट स्कोर कैसा भी रहा है, अगर आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए तो पूरा का पूरा वेटेज आपके सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर ही रह गए हो शॉर्टलिस्ट होने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू पे होने वाला है। ये भी यहां पर लिख दिया है दैट फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड पीआई ओनली, नो वेटेज विल बी गिवन टू द गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। तो ये अच्छी बात है कि भैया आपके गेट स्कोर इसके पहले क्या रहा है, सिर्फ उसका क्राइटेरिया आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड होने वाला है। इसी के अलावा इंटरव्यू में मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए वो आपका 70% होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, और इसके अलावा जो बाकी की यहाँ पर कैटेगरीज है उनके लिए आपको 60% का यहाँ पर मिनिमम स्कोर रखना होगा इन द इंटरव्यूज। तो खैर चलिए, ये यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकला है, सारी बातें ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर लिखी हुई है। जो सैलरी दिखाई गई है वो सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ऑफकोर्स एनपीसीआई का नाम बहुत बड़ा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट अगर आपको मिल रही है तो एक बहुत बहुत अट्रैक्टिव यहां पर एडवर्टाइजमेंट और पोस्ट बोली जा सकती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेशर्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो अगर आप लोगों ने गेट में अच्छा स्कोर किया हो तो बिल्कुल इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। हो सकता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने गेट 2022 दिया है और वो पीएसयूज को देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स जो एक साल पहले यहाँ पर गेट का एग्जाम दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक साल बाद शायद पीएसयूज के नोटिसेस देखते ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट देखते ही नहीं है, तो उनको यहाँ पर नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस बार गेट का एग्जाम दिया है और अगर मान ले बाय चांस इस बार आपको कोई पीएसयू ना भी मिले तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर अभी 21 और 20 वाले अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से आप अगले साल भी अप्लाई कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस बार यहाँ पर पीएसयूज नहीं मिलते, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है अगले साल भी इसी तरह का नोटिस आप लोगों के लिए निकले। लेकिन चलिए अब ये बात आ गई है यहाँ पर कि सर अप्लाई तो कर सकते हैं, बट यहाँ जो कट ऑफ गया था इसके पिछले वाले सालों में वो कितना गया था, थोड़ा ये भी बता चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखिए जो कट ऑफ है वो मार्च 31, 21 में जो यहां पर कट ऑफ रिलीज हुए थे वो मैं आपको शो कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ 18, 19 और 20 के बेसिस पे जो यहां पर सिलेक्शन हुआ था उसका कट ऑफ है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पुराना वाला कट ऑफ है, लेकिन आप कट ऑफ यहां पर अगर देखना चाहे तो बिल्कुल हर एक पर्टिकुलर ब्रांच का कट ऑफ मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। तो कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग ब्रांच वाइज यहां पर शो किया है। तो आप अपने गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ये थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कितने ज्यादा या कम हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका स्कोर मेरे हिसाब से, अगर मैं सिविल वालों की बात करता हूं तो अलग अलग कैटेगरीज की है। इसमें अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 820 भी लिखा हुआ है, आप 800 भी अगर आपका स्कोर हो या 780 भी अगर आपका स्कोर हो तो बिल्कुल अप्लाई कर देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इस बार हो सकता है शायद कट ऑफ थोड़ा सा और कम चला जाए, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को अप्लाई करना है अगर आपका स्कोर इसके आसपास भी कहीं है तो। और अगर नहीं है देन ऑफ कोर्स ये बात समझ लो कि इतनी अच्छी जो पोस्ट है, इतनी अच्छी जो सैलरीज है, ये आपको स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसमें ऑफ कोर्स सैलरी रेंज कुछ इससे आधी ही रहती है। यहाँ पर इन हैंड सैलरीज की बात करोगे तो वो जाएगी करीब करीब 70 to 80,000, जबकि अगर सब इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर की आप सैलरी की बात करते हो तो दैट विल बी ओनली अराउंड 35 to 40,000। तो ऑफ कोर्स इससे जस्ट आधी है। पीएसयूज की सैलरीज डबल होती है, इवन डबल से ज्यादा भी होती है। तो अगर आप यहां पर ये पूछते हो सर गेट की तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंस तो मैंने यहां पर शो कर ही दी है कि भाई पीएसयूज इस तरह से आपको कॉल कर लेते हैं एंड कोई भरोसा नहीं है, इस साल आपको कॉल ना आया तो अगले साल शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो गेट स्कोर है, गेट स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसी तरह से अलग अलग पीएसयूज
अलग अलग ईयर्स में हो सकता है आपका कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाए। इसी के अलावा ऐसा भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है अलग अलग स्टेट से कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है वो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाए अगले साल से, है ना। काफी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ पोस्ट है जो कि गेट के थ्रू ही रिक्रूट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे यहां पर अभी पोस्ट बाकी है जिनमें ये चर्चा चल रही है कि गेट स्कोर के बेसिस पे ही असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में भी सिलेक्शन हो। तो अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन चाहते हो देन ऑफ कोर्स आप गेट को अब इग्नोर नहीं कर सकते। अगले सालों से ऐसा हो सकता है कि आपके गेट स्कोर के बेसिस पे ही स्टेट्स में भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। तो खैर चलिए, ये तो बातें हो गई एनपीसीआईएल की एडवर्टाइजमेंट के लिए। बाकी हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग भी इसी तरह की पीएसयूज में जॉब यहां पर सिक्योर करना चाहते हैं तो गेट की तैयारी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, इस एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पर इस सेशन में कंप्लीट कर दी है। मिलते हैं अगले किसी सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन न्यूज के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।